नमस्कार बच्चों। आज हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नारी और इसमें हम लेंगे महिला संगठनों का उदय। महिलाओं को संगठित करने का प्रथम प्रयास पुरुषों के द्वारा ही किया गया। इस दिशा में नेतृत्वकारी भूमिका ब्रह्म समाज के एक प्रमुख नेता केशव चंद्र सेन ने निभाई। उन्होंने महिला शिक्षा कार्यक्रम, महिला पत्रिका, महिला प्रार्थना सभा स्थापित की। इसमें प्रथम बार ये विचार पुष्ट हुआ कि महिला उत्थान हेतु पूर्णतः महिला संगठन व महिला शिक्षण संस्थाएं आवश्यक है। केशव चंद्र सेन ने भारत आश्रम नामक महिला संगठन स्थापित किया, जिसका उद्देश्य भारतीय परंपरा में नारी की स्थिति पर विस्तार पूर्वक विचार जागृत करना था। इसी की एक अन्य शाखा साधारण ब्रह्म समाज ने स्त्री पुरुष की समानता के आदर्शों को उत्साहित होकर महिलाओं का पृथक संगठन बनाया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ब्रह्म समाज है, इसके संस्थापक राजा राममोहन रहे थे और ये 1 नंबर के प्रश्न में आता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज ने भी इसी प्रकार महिला संगठन बनाया। प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता जस्टिस M.G. रानाडे एवं G.R. भंडारकर महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु समाज सुधारों के कार्य संचालन में संलग्न रहे। 1882 में जब पंडिता रामाबाई सरस्वती महाराष्ट्र पहुंची तो जस्टिस रानाडे ने उन्हें आर्य महिला समाज नामक संगठन की स्थापना में सहायता की। आर्य महिला समाज का उद्देश्य नारी उत्थान हेतु नारी चेतना को बढ़ाना था। इस प्रकार ये प्रथम ऐसा महिला संगठन होने का श्रेय प्राप्त कर सका। महिलाओं में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ, साथ ही शिक्षित महिला की भूमिका को परिभाषित कर शिक्षा के प्रति नारी चेतना विकसित हुई। इनमें सबसे प्रमुख भारत महिला परिषद है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस द्वारा की गई। राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित किया गया। 1905 में भारत महिला परिषद एक स्वतंत्र संगठन के रूप में अस्तित्व में आई। ये महिला आंदोलन का अगुवा संगठन बन गया, जिसका प्रथम सम्मेलन 1905 में आयोजित हुआ। इसमें 200 महिला प्रतिनिधि सम्मिलित हुई थी। इसकी प्रथम अध्यक्षता लेडी भालचंद्र थी। इस सभा में राष्ट्रीय उत्थान हेतु महिला को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आह्वान किया गया। वक्ताओं ने महिलाओं अर्थात सक्षम और नेतृत्वकारी महिलाओं की सलाह दी। वे अपने बचे हुए समय का उपयोग महिला उत्थान हेतु समाज सुधार के स्वयंसेवी कार्यक्रम में लगाए। इसके अंतर्गत अनाथों की शिक्षा, कन्या शिक्षा हेतु पाठशाला, तराना एवं विभागों के लिए सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध करवाना मुख्य रूप से सम्मिलित था। सभा में मुसलमान महिलाओं की शिक्षा समस्या पर विचार किया गया। पारसी समुदाय की महिलाओं ने पार्टी महिला मंडल स्थापित किया, जिसे स्त्री जरोत्थोस्ती मंडल के नाम से जाना जाता है। इस संगठन को रतन टाटा से परोपकार के नाम पर धन प्राप्त होता था। अखिल भारतीय स्तर पर सुव्यवस्थित संगठन मात्र महिला परिषद थी, किंतु कांग्रेस के साथ जुड़ी होने के कारण उसमें पुरुषों की दखल बनी रहना स्वाभाविक था। सक्रिय महिला नेताओं तथा कुल मिलाकर 20वीं सदी के प्रारंभ से ही लाहौर में स्थित महिला कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ, जिसने लड़कियों हेतु हाई स्कूल स्थापित किया। इसी समय अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन कॉन्फ्रेंस अस्तित्व में आई। इस प्रकार और संख्याएं समुदायों की महिला संगठन में अस्तित्व में आए। कुल मिलाकर 20वीं सदी के प्रारंभ से ही भारत में महिला आंदोलन ने गति पकड़ ली। ये संगठन मुख्य शहरों तक सीमित था, किंतु इनकी चर्चा सर्वत्र थी। सक्रिय महिला नेता सरला देवी चौधराइन कांग्रेस के सहयोग से संचालित महिला परिषद की आलोचक बन गई। उन्होंने भारतीय महिलाओं को एक स्थायी संगठन बनने का आह्वान किया।
इससे अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ और 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना इलाहाबाद में आयोजित की प्रथम सभा में हुई। ये संपूर्ण भारत में अपनी शाखाएं खोलने के प्रयासों से संलग्न हो गई। इसका प्रमुख उद्देश्य महिला शिक्षाओं को प्रोत्साहित करना था। महिला का चहुमुखी विकास हो, ये बिना किसी नस्ल, धर्म, वर्ग, जाति और संगठन के भेदभाव से संपूर्ण भारत की महिलाओं को एक साथ लाना चाहती थी, जिससे भारतीय महिलाओं के नैतिक और भौतिक उत्थान को प्रोत्साहित किया जा सके। कुछ समय में इसकी शाखाएं इलाहाबाद, दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, कराची, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, बांकुरा, मिदनापुर, हजारीबाग इत्यादि स्थानों में खुल गई। सबसे अधिक जोर इस संगठन में नारी शिक्षा पर दिया एवं प्रथा को नारी शिक्षा के विकास में बाधक माना। महिला शिक्षा एवं रोजगार को बढ़ावा देकर उन्हें राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा सकता है। इसलिए शिक्षा को अति आवश्यक माना गया। इसकी सदस्यता केवल महिलाओं तक सीमित रखी, क्योंकि पुरुषों को सदस्यता प्रदान कर नारी मामलों में पुरुषों का हस्तक्षेप उपयोग नहीं माना गया। नारी शिक्षा के अतिरिक्त भारत स्त्री महामंडल ने जहां बाल विवाह और पर्दा प्रथा का विरोध किया, वहीं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। परिवारों में महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाने का कार्य भी इस संगठन के कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा था। महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए सरकार की तरफ से भी कार्य किए गए। 1915 में वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आयरलैंड की महिला नेता थियोसोफिस्ट मार्गरेट कांग्रेस ने मद्रास में जब वे थियोसोफिकल सोसाइटी के कार्य हेतु भारत पहुंची, अडियार नामक स्थान पर वे एक महिला सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई। इसे राष्ट्रीय स्तर संगठन बनाने का प्रयास किया गया। उसी के अनुसार इसका नामकरण भी हुआ। इसी के अंतर्गत इसे राष्ट्रीय स्तरीय संगठन बनाने का प्रयास किया। उसी के अनुसार इसका नामकरण हुआ। इससे महिला संघ का प्रमुख उद्देश्य महिला शिक्षा एवं विशेषकर अंग्रेजी भाषा की शिक्षा और महिलाओं का हस्तकौशल का विकास करना था। मार्गरेट कांग्रेस में उसके पति जिन राजा दास ने मिलकर इसके कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाया। इसके अंतर्गत महिलाओं के मनोरंजन हेतु महिला क्लब स्थापित किए, जिनमें बैडमिंटन, टेनिस इत्यादि खेलों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा होती थी। ये संगठन दक्षिण भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय इंडियन हुआ। वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन राजनीतिक मोर्चे पर भी सक्रिय रहे और 1917 में गवर्नर जनरल को इस आशय का ज्ञापन दिया कि महिलाओं को मताधिकार दिया जाए। इस संगठन ने स्त्री धर्म नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया और 1925 में नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन्स इन इंडिया की स्थापना हुई। प्रारंभ से ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय सूत्र में जुड़ा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद को भारतीय शाखा के रूप में स्थापित हुआ। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन काफ़ी पुराना था, जैसा कि इसकी स्थापना 1888 में वाशिंगटन में हुई। इसकी स्थापना के समय भारत में महिला जागरूकता अधिक नहीं थी, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उच्च वर्ग की महिलाएं इनके संपर्क में आई और 1925 में जाकर मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया की स्थापना हो सकी। इस संगठन को भारत में पूंजीपति घरानों, राजघरानों, सामंतों इत्यादि उच्च वर्ग की महिलाओं का समर्थन प्राप्त था। इसी की शाखाएं मुंबई, कोलकाता व मद्रास में स्थापित हुई, जिन्हें प्रांतीय परिषद काउंसिल कहा जा सकता है। ये साम्राज्यवादी हितों का पोषक संगठन था, किंतु उसने भारतीय महिलाओं के उत्थान में उपयोगी भूमिका निभाई। महिला कल्याण हेतु सरकारी योजनाओं की वकालत की गई। वास्तव में महिला असंतोष को राष्ट्रवादी आंदोलन से अलग रखना भी इस संगठन के कार्यक्रम का भाग था। महिलाओं को राष्ट्रवादी गतिविधियों से तभी
तभी विमुख किया जा सकता था जब उनके मध्य सुधारवादी कार्यक्रम चलाए जाए। इस संगठन के वर्ग चरित्र का आभास इसकी सांगठनिक संरचना से हो सकता है। इसका विशिष्ट वर्गीय स्वरूप इस बात से पता चलता है कि इसका वार्षिक सदस्यता शुल्क 15 एवं आजीवन सदस्यता शुल्क 500 रुपये था और संरक्षण बनने का शुल्क 1000 था। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना पुणे में हुई। इसकी स्थापना में भारतीय महिला संघ एवं उसके नेता मार्गरेट कॉन्सिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रारंभ से इस संगठन का चरित्र भी विशिष्ट वर्गीय हो ही रहा, क्योंकि इसकी उद्घाटन सागिल की रानी ने किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष बड़ौदा की महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ थी, किंतु इसे नव स्थापित संगठन का स्वरूप वास्तव में अखिल भारतीय स्तर का था, क्योंकि इसमें देश के सभी भागों से आई महिला प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। महिला प्रतिनिधियों में अधिकांश उच्च शिक्षा व तकनीक शिक्षा प्राप्त सम्मिलित थी। इसकी प्रथम सभा में इसकी अध्यक्षता ने इस बात पर जोर दिया कि पर्दा प्रथा और बाल विवाह महिला शिक्षा के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। 1928 में पुणे महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा गया कि महिला शिक्षा की दिशा में तब तक उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकती जब तक सामाजिक कुरीतियों को समाप्त नहीं कर दिया जाता। जोर देते हुए ये कहा कि विशिष्ट वर्गीय संगठन नहीं रहा, इसमें सभी वर्गों की सम्मिलित हो सके, जिनमें महारानी भी और श्रमिक महिला भी थी। यह संगठन 1947 तक महिला उत्थान के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा। यहाँ पर जो इस व्याख्यान में आपने पढ़ा या इसमें आपने देखा कि ये जो महिलाओं के विकास का जो जितने भी संगठन थे, उन्होंने महिला की शिक्षा पे जोर दिया। और जो प्राचीन काल से, जैसा कि आपने पिछले व्याख्यान में पढ़ा कि बाल विवाह और प्रथा जो है वो महिला की विकास में एक बाधक या एक बहुत बड़ी बुराई है, इसे दूर किया जाए। और इसके लिए विभिन्न तरीके से और विभिन्न प्रयासों से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से महिलाओं की शिक्षा पे जोर भी दिया गया। इसमें महारानियों का भी विशेष हाथ रहा और उन्होंने भी लड़कियों की तकनीकी शिक्षा पर भी जोर दिया। आज वर्तमान समय में जो शिक्षा में या जो महिलाओं की जो सोच में महिलाओं के प्रति जो नज़रिया है उसमें थोड़ा चेंज आया है, थोड़ा परिवर्तन आया है। और आप देख सकते हैं कि आज की जो नारी है वो पुरुषों के समान ही सारे कार्य करती है और उन्हें समान अधिकार भी प्राप्त हैं। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम इसी टॉपिक को आगे विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।